बच्चों अपने डाउट्स बताओ, किसी को कोई डाउट है तो। डाउट डिस्कशन है, ये डाउट्स डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रतीक डीएमवीएस से हो ना, कैसी प्रिपरेशन चल रही है? वेरी गुड। कोई डाउट है तो डाउट बोलो, हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अपने अपने डाउट्स बताओ, जिसको जो डाउट है हम लोग वो डिस्कस कर लेंगे। किसी को टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, कोई सवाल, क्वेश्चन, पीआईक्यू कुछ भी है तो डिस्कस करेंगे हम लोग, सेंड कर सकते हो। अरे ओए डाउट्स हैं तो डाउट बोलो। क्लास में जो करा रहे हैं वो सब समझ में आ रहा है, सारे असाइनमेंट्स सब कुछ सॉल्व हो रहे हैं। ग्रेविटेशन के सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। ग्रेविटेशन के असाइनमेंट हो गए सबके? प्रतिष्ठा हो गया असाइनमेंट? नो मैम। एक भी सवाल नहीं करके देखा? मैम किया बट पूरे नहीं हुए। अच्छा, आयुष तुम्हारे? हर्ष? एक की है अभी। एक मैम की है एक मतलब? बाकी है अभी, एक मतलब ही है एक वो? असाइनमेंट बाकी है। सेम ही असाइनमेंट है? हाँ हाँ मैम, कुछ क्वेश्चंस हैं। हाँ तो क्वेश्चन बताओ, कौन से नहीं समझ में आए? अब 1 मिनट बताता हूँ। एक्सरसाइज 1 का थर्ड। ये तो एंगुलर वेलोसिटी का है कि अगर मान लो अर्थ की ओमेगा वेलोसिटी है और जी की वैल्यू हमने माननी है कि इक्वेटर पे और पोल्स पर सेम है, ठीक है? मैम स्क्रीन शेयर नहीं की अभी। हाँ हाँ, अभी मैं सिर्फ सवाल पढ़ा रही हूँ। ओके अच्छा मैम। चलो, मैं यहीं पे ओपन कर लेती हूँ क्वेश्चन, ठीक है? वेरी गुड, ये भी सही रहेगा।
करो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो तुम्हारी जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो पोल्स पे और अर्थ पे सेम है, मतलब जी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट वेट एट द इक्वेटर गिव्स द सेम रीडिंग एज द रीडिंग टेकन एट द डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस एट अ पोल। कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो उसको इक्वेटर पे वेट करते हैं, तो बताओ वो सेम रीडिंग कब देगा जब हम उसको पोल से कितने डिस्टेंस डी नीचे रखें। तो ये पूछा है। तो देखो क्या क्वेश्चन है। देखो हमें पता है कि हमारी अर्थ की शेप कुछ ऐसी होती है, और हमने क्लास में डिस्कस किया है कि रोटेशन की वजह से क्या आता है, ग्रेविटी में चेंज आता है ना, रोटेशन की वजह से चेंज आता है। इन्होंने क्या पूछा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस हैज द सेम वैल्यू एट द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इन्होंने बोला कि अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसकी सेम वैल्यू है जो इक्वेटर और पोल्स पे है, ठीक है। अब ये ओमेगा से मूव करेगा तो मान लो, ठीक है, ऑब्जेक्ट का इक्वेटर पे और उस पे सेम होना चाहिए। तो हमारे पास रोटेशन की वजह से जो फॉर्मूला आता है ग्रेविटी का वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। कहाँ पर? इक्वेटर पे, है ना। इक्वेटर पे कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, थीटा की वैल्यू जीरो होती है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बनेगी कि भाई हमारे पास इक्वेटर पे जो जी डैश की वैल्यू आनी चाहिए थी वो ये आनी चाहिए थी। तो इक्वेटर पे हमने मेजर किया तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू ये आई। अब उसने क्या पूछा है कि वही सेम रीडिंग अगर मैं पोल से मेजर करता हूं तो पोल से कितने डेप्थ डी नीचे आएगी। पोल क्या हो गया? सरफेस, हाँ या ना? पोल अर्थ का सरफेस है या नहीं है? बोलो। अब मैं कहाँ आ रही हूँ? उस पोल से नीचे की तरफ आ रही हूँ, बोलो हाँ या ना। भाई ये अर्थ है ना। हम क्या मानते हैं कि ये अर्थ की सेंटर से लेके यहां तक तो रेडियस है, इसके ऊपर जाते हैं तो तब हम कुछ हाइट लेके मानते हैं। अब उसका फॉर्मूला क्या होता है कि वेरिएशन ऑफ जी, जब हम लोग अंदर की तरफ आते हैं टुवार्ड द सेंटर, तो फॉर्मूला क्या होता है? जी 1 माइनस डी बाय आर, है ना। तो मान लेते हैं किसी डिस्टेंस डी पर, मतलब ये मेरा पोल है, पोल से मैं कुछ डिस्टेंस डी नीचे की तरफ आई जहां पर मेरी जी की वैल्यू बिल्कुल सेम वही है जो कहां पर है, इक्वेटर पे है। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक दूसरे के क्या कर दो, एक दूसरे के बराबर कर दो, डी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। देखो पोल पे और इक्वेटर पे बोल दिया कि उसने पोल और इक्वेटर पे सेम वैल्यू है ग्रेविटी की, पर उसने पूछा है ग्रेविटी की जब मैं नीचे आऊंगा पोल से तो किस डिस्टेंस डी पर इक्वेटर के बराबर हो जाएगी। तो इक्वेटर के बराबर हमने यहां से निकाली है ओमेगा से, और ये यहाँ पे हमने डी से निकाली है। ठीक है आयुष? यस मैम। और कोई क्वेश्चन बोलो। फिफ्थ समझा दो मैम। A man of mass m start falling towards a planet. A man of mass m, एक आदमी है जिसका m मास है, start falling towards the planet of mass m and radius r. As he reaches near to the surfaces, he realized that he will pass through a small hole in the planet. He realized that he will pass through a small hole in the planet. As he enters the hole, he sees the planet is nearly made of two pieces. He sees that the planet is really made of two pieces, a spherical shell of negligible thickness of mass 2m by 3
एंड अ पॉइंट मास m/3 एट द सेंटर। मान लो इस तरीके का है, यहाँ पर तो कोई पॉइंट मास है m/3 एट द सेंटर, और यहाँ पर कोई स्फेरिकल शेल है। शेल के पास तो यहाँ पर तो थिकनेस होगी, इसका मास दिया हुआ है 2m/3। अच्छा, नेग्लिजिबल थिकनेस है। एज ही एंटर्स द होल ही सीज दैट, तो किसी होल से वो एंटर करेगा। He sees the planet is rarely made of two pieces, a spherical shell of thickness of mass and a point at the center. Change in the force of gravity experienced by the man. तो देखो इसमें ये बताना है कि जो इंसान है उसको कितना फोर्स में चेंज महसूस होगा। तो पहले तो देखो यहाँ पर फोर्स लगेगा कुछ, जब वो शेल में होगा। दूसरा फोर्स उसे कहाँ पे लगेगा, जब वो सेंटर पे जाएगा, है ना, सेंटर पे यहाँ पर जाएगा जब उसे दूसरा फोर्स महसूस होगा। तो फिर उन दोनों का क्या निकाल लेना, चेंज निकाल लेना उन दोनों फोर्सेस का। F1 क्या हो जाएगा, कितना फोर्स महसूस करेगा वो इंसान खुद। अभी वो यहाँ पर है जिसका मास m है, इस प्लेनेट का मास कितना है, कैपिटल M। तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी वाला। और जब F2 पर जाएगा तब कितना करेगा, सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है, gm/r। तो फोर्स कितना हो जाएगा, gm/r² इंटू m। ठीक है भाई, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स पर यूनिट मास ना। तो फोर्स निकालना था, तो इस पे स्फीयर के यहाँ पर सरफेस पर क्या होती है इंटेंसिटी की वैल्यू, gm/r² इंटू बाय स्मॉल m कर दिया, तो ये क्या आ गया, फोर्स की वैल्यू आ गई। तो सरफेस पे तो यही फील करेगा, हाँ या ना। यस मैम। अब ठीक है, हाँ, तो ये तो हमारे पास F1 की। अब चेंज, तो अभी निकालना है सेंटर पे एंड ए पॉइंट। अब देखो सेंटर पे मास है, तो ये मत कहना कि जीरो हो जाएगी, है ना। वो जीरो जब होती है जब पूरा स्फेरिकल शेल होता है और अंदर यहाँ पर, तब हम क्या करते, जीरो करते, है ना। अब यहाँ पर जीरो नहीं करेंगे। यहाँ पर जीरो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मास है, और जब मास है तो फोर्स कभी भी जीरो, ग्रेविटी का फोर्स हम जीरो नहीं कर सकते। कई बच्चे यही सोचते कि ये तो मेरा शेल है, और शेल के अंदर इंटेंसिटी कितनी होती है, हमने सबने पढ़ा है, जीरो होती है। पर यहाँ पर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। अब यहाँ पर समझो क्या बोल रहा है, सेंटर में हमारे पास 2m/3 का पॉइंट मास है एंड पॉइंट मास ऑफ m/3, है ना। हाँ, एक सेकंड रुकना। As he enters the hole, he sees that the planet is really made of two pieces, a spherical shell and a point mass at the center. Is हाँ, बोलना क्या कह रहे हो, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। एक सेकंड रुक जाओ, क्या कहना चाह रहा है, कोई बोलो जरा। देखो सॉलिड स्फीयर के यहाँ पे भी कितना होता है, gmm/r² ही होता है। इसमें gmm/r² होता है, वो तो मालूम है। इसका रेडियस तो पता ही नहीं है। इसका तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक सेकंड देखो। इसका एक सेकंड रुकना पड़ेगा। देखो इनको ना पॉइंट मासेस की तरह ही ट्रीट करेंगे हम लोग। ये जो मास है ये सेंटर पे कंजेस्टेड है, तो ये वाला जो मास है ना,
देखो ये वाला मास जो है एट ए पॉइंट मास m/3 एट द सेंटर। अब इसको सॉलिड स्फीयर समझ के मत सॉल्व करना। अब ये पॉइंट मास है तो पॉइंट मास की तरह ही सॉल्व होगा, ठीक है, ये पॉइंट मास है, ठीक है ठीक है। तो पॉइंट मास का तो फिर बहुत आसान हो गया, जी एम इसका कितना हो गया m/3, और अर्थ इसका रेडियस कितना हो जाएगा r²। F1 आ गया, ये F2 है, ठीक है। देखो इसमें क्या कंफ्यूजन थी इस वाले क्वेश्चन में, दोबारा ध्यान से देखो एक बार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था मैंने। देखो इसमें होगा क्या, ये हमारे पास एक स्फेयर है जिसका मास m/3 है, सेंटर पे कोई पॉइंट मास है जिसका मास m/3 है, और इसका 2m/3 है। अब यहाँ पर जब कोई स्मॉल मास m होगा, पहले तो वो यहाँ आएगा तो इस पे लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी, पूरे स्फीयर की मास, पूरे स्फीयर का मास कितना है कैपिटल M, इस छोटे वाले मास का मास स्मॉल m बाय r²। F2, अब F2 ये वाला जो सॉलिड है, मान लो अभी ये यहाँ आ गया, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा, अब इस पर फोर्स लगाएगा ये पॉइंट मास, तो पॉइंट मास की वजह से लगने वाली फोर्स हो जाएगी Gmm/3 r², क्योंकि इसका मास कितना है m/3। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे F1 माइनस F2, तो कितना आ जाएगा 2/3 Gm/r², ठीक है। यस तो मैम। ऑप्शन ए इसका। तो देखो इस अब यहाँ पे ना कंफ्यूज हम इधर ही होते हैं, क्योंकि अभी दोबारा पढ़ना था, ये पॉइंट मास है। अगर ये पॉइंट मास नहीं होता, अगर स्फीयर की तरह होता, मान लो यहाँ पर एक और बोल देते कि यहाँ फिर से एक सॉलिड स्फीयर है और ये तुम्हारा एक शेल है, तब हम ये पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते थे। फिर हो सकता है यहाँ पर तुम्हें सॉलिड स्फीयर की फिर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस रेडियस जरूर गिवन होती, फिर वो अलग तरीके से सॉल्व होता। ये चक्कर है इसमें। और क्वेश्चन नंबर बोलो। पॉइंट मास था ये, प्रतिष्ठा ने भी भेजा है कुछ। मैम यही था। ठीक है, और बोलो। सेकंड हो गया था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना था इसमें, है ना। यस मैम। ठीक है, सेकंड हो गया था। और नाइन्थ हो गया था डेंसिटी। दोनों मटेरियल, दोनों प्लैनेट्स की सेम डेंसिटी है, सेम मटेरियल है, रेडियस अलग अलग है, तो एस्केप वेलोसिटी में क्या रेशियो आएगा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2 GM। √2 GR। हाँ यहाँ से ही आता है ना वो, यस √2 मैम। GR, ये दोनों फॉर्मूले याद रखने। तो क्या बोला है, रेडियस पे और एस्केप वेलोसिटी में तुम्हें डिफरेंस निकालना है, तो यहाँ से निकाल लोगे। तो पहले दोनों में एक साथ, रेडियस का तो पता ही है, पर दोनों में एक बार ग्रेविटी का भी निकाल लेना, कितना वो आएगा। ग्रेविटी कितनी होती है Gm/r²। तो अभी मास को चेंज करना पड़ेगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में, क्योंकि वॉल्यूम दोनों की अलग अलग है, भले ही डेंसिटी सेम है। G/r² इंटू 4/3π/r⁴ और दूसरे की r⁵, तो दोनों की ग्रेविटी में भी चेंज जरूर निकाल लेना। और क्वेश्चन बोलो, और कौन सा रह गया। ये बताओ 11th, होलोस्फेरिकल शेल है, होलोस्फेरिकल शेल
इस कंप्रेस्ड, मान लो इसकी रेडियस इनिशियली r है, अब इसको कंप्रेस्ड कर दिया गया जिसमें इसकी रेडियस r/2 हो गई। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर, होलो शेल है, होलो, पोटेंशियल से क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r। बट याद रखना, जब भी हम लोग इसमें बात करेंगे ग्रेविटेशनल वाले में, इसमें पोटेंशियल हमेशा आगे नेगेटिव लगा के रखना, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव लगा के रखना। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। आर क्या हो गई? कम। आर के कम होने से पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। पर वो बढ़ेगा तो किस चीज में बढ़ेगा? नेगेटिव में। नेगेटिव में। नेगेटिव में कोई वैल्यू बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगी एक्चुअली में? नेगेटिव में वैल्यू बढ़ी, डिक्रीज, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताओ 13। बोल रहा है कि कोई स्टार कोलैप्स हो जाता है अपने आप में ही, जिसकी इनिशियल रेडियस r1 है, विद इट्स मास रिमेनिंग अनचेंज, उसका मास चेंज नहीं होता है। Which curve in figure best gives the gravitational acceleration on the surface of the star? स्टार के सरफेस पर एक्सीलरेशन पूछी है एज ए फंक्शन ऑफ रेडियस ड्यूरिंग द कोलैप्स। तो सरफेस पे तो gm/ हमें पता है r² रहती है, कोलैप्स होगा तो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी? Which curve in figure best gives the gravitational acceleration on the surface as a function of radius during the collapse? तो ये इनिशियल रेडियस है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या सेम रहेगी या कम होगी? देखो लीनियर तो रहेगी नहीं, तो डी तो नहीं हो सकता कि लीनियर रहेगी, चेंज ही नहीं होगा, कि हो सकता है? पर मास रिमेन अनचेंज है। देखो ध्यान से देखो, मास रिमेनिंग अनचेंज, तो डेंसिटी का फॉर्मूला देखो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास चेंज नहीं हुआ, रेडियस में चेंज होगा ना फिर। वॉल्यूम क्या रहती है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन मास। तो इसका मतलब क्या है? कोलैप्स कैसे होगा वो बताओ? प्रतिष्ठा क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो 1/r² से घटेगा बढ़ेगा ना, तो जो लीनियर है ए और डी ये तो हो नहीं सकते। सुन रहे हो? देखो ए तो बच्चों क्लास में हो कि भाग गए? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, जो लीनियरली तो हो ही नहीं सकता, ना ए हो सकता ना डी हो सकता, बी और सी यस में से मैम। है, सिंपल सी बात। तो बी और सी में से कौन सा मोस्ट पॉसिबल है? देखो इसमें क्या है, इनवर्सली है, तो इनवर्सली का ग्राफ कैसा होना चाहिए? अगर आर को मैं डिक्रीज कर दी, देखो कोलैप्स होने का मतलब क्या है, ये पहले कुछ आर रेडियस बड़ी थी तो अब वो कुछ छोटा हो गया होगा। स्टार कोलैप्स ऐसे होते हैं कि मतलब मास जो है छोटे सी जगह पे
ऑक्यूपाई हो जाएगा, मतलब उसका रेडियस पहले से क्या हो गया, कम हो गया है। तो जी को क्या होना चाहिए, कोलैप्स होने का मतलब यही तो होता है कि वॉल्यूम कम हो गई। तो ग्रेविटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए, बढ़नी चाहिए ना। Yes, यस ma'am. मैम। हाँ, तो सी में तो क्या कह रहा है कि घट रही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तो ये मैम ऐसे सोचना। एक एग्जांपल ब्लैक होल भी ले सकते थे। हाँ, तो जो चीज भी कोलैप्स होंगी वो सबसे पहले ये समझो, जो कोलैप्स होने का मतलब क्या है, वो अपने आप में जब कोलैप्स होने का मतलब होता है कि सारा मास एक छोटी सी पॉइंट में ही क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यस है। मैम। ये बताओ, ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्टिंग में तुम लोगों को बहुत टफ लगता था ये, मैंने क्या बोला है, जब भी तुम्हें कहीं भी वेलोसिटी दिखे, जहां, कहाँ गया, अच्छा टाइम का है। If a tunnel is cut at any orientation through earth, इसमें को सवाल भी पूछ लेते हैं कि किस वेलोसिटी से रिलीज करें कि वो वहां पहुंच जाए, है ना। तो इसमें तो सिर्फ टाइम पूछा है तुमसे। इफ ए टनल इज कट एट एनी ओरिएंटेशन थ्रू अर्थ, देन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम वन एंड टू विल रीच द अदर एंड इन टाइम, कितने समय में पहुंच जाएगा। मैम मतलब जो टनल है वो अर्थ की कोर से कट करते हुए जा रही है। हाँ बिल्कुल, ऐसे कट किया है, ठीक है, पार्टिकल को। ये अर्थ का स्कोर है, ये सेंटर है अर्थ का, मान लो ये सेंटर ऑफ अर्थ है। अब यहाँ से बॉल रिलीज कर दी है, अब यहाँ पर पहुंचना है बी पॉइंट पर, तो कितने समय में पहुंच जाएगी, टाइम। तो पहले तो ये निकाल लो कि सेंटर पर कितनी देर में पहुंच जाएगी। ठीक है, ए पॉइंट से सेंटर पे कितने समय में पहुंचेगी। करो सॉल्व। तो अर्थ का जो फॉर्म है वो किसकी तरह है, सॉलिड स्फीयर। अर्थ का फॉर्म किसकी तरह है, मान लो ये अर्थ तुम्हारा, ये जो बॉडी है, ये जब सरफेस पर होगी, अर्थ इस पर कितना फोर्स लगाएगी, कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगी। देखो सिंपल सी बात है, टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, या तो ओमेगा चाहिए, ओमेगा किसके बराबर आएगा, देखो पहले तो ये देखो कि ये पार्टिकल करेगा क्या, सुनो ध्यान से। मान लो कोई बॉल है जिसके पास है मास स्मॉल एम, ये हमारे पास पूरा अर्थ है, अर्थ होता है सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि रियली में ये पार्टिकल पहुंच पाएगा कि नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड में तो ओमेगा चाहिए, तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास, ये पार्टिकल किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता हुआ जाएगा। तो अभी कंपेयर करो फोर्स से, कितना फोर्स लग रहा होगा बताओ। जैसे अभी वो क्वेश्चन निकाला था ना, इस उसकी सरफेस पर, शेल की सरफेस पे कितना फोर्स लग रहा था। अब मुझे जरा इसकी सरफेस पे बताओ कितना फोर्स लगेगा अगर अर्थ का मास कैपिटल एम है, तो चलो जल्दी बताओ। तुमसे इतना ही पूछ रहे हैं कि ये बॉल है और ये हमारी अर्थ है, अब अर्थ की वजह से बॉल पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, इतना ही बता दो। ये तो मैंने क्लास में भी कराया है।
प्रतिष्ठा बता। अभी बताया है इंटेंसिटी ही क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास। तो इंटेंसिटी कितनी है भाई सॉलिड स्फीयर की इन सरफेस पे, कितना है आयुष? इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोलो सरफेस पे। GM/R²। सॉलिड स्फीयर है ये, देखो मास पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है अंदर इनसाइड अर्थ का, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Gm/R³। और ये छोटा वाला मास है, तो ये तो हो गई इंटेंसिटी। अब मास से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या निकल आएगा? फोर्स। तो देखो इस बॉल का मास स्मॉल m था, तो अर्थ जो है इस पर कितना फोर्स लगा रही है? इतना फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो इतना फोर्स लग रहा है। अब इस पार्टिकल को जब यहां से मैं ड्रॉप करूंगी तो कितना एक्सीलरेशन लगेगा? ये मास हट गया, कितना? Gm/R³, ठीक है। ये एक्सेलरेशन हो गई भाई, नीचे डायरेक्शन में लग रही है तो साइन भी देख लेना, लगा लेना, Gmx/R³, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गई तो x क्या हो? अब देखो SHM से कंपेयर करो, -ω² x होता है, x से x हट गया, ओमेगा किसके बराबर आ गया? √Gm/R³। और टाइम पीरियड कितना हो गया? 2π √ω, 2π/ω। तो R³ ऊपर चला गया अपॉन क्या आ जाएगा? Gm, ठीक है। ये सवाल हो गया। पर अभी देखो क्या गिवन क्या क्या है, टनल्स कटल बॉल। अब तुम्हारे पास देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए g और m की वैल्यू इतना टफ नहीं करना। क्या करेंगे? 2π, इसको gh में चेंज कर लो, ये r, और अगर इसको मैं लिखती हूँ r².r, तो ये कितना बन गया? g की वैल्यू बन गई ना ये, तो ये g हो गया। तो 2π√r/g, ठीक है। r की वैल्यू 6400, ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 10 मान लो, ये कट गया, तो ये कितना बन जाएगा? अच्छा मीटर्स में रखेंगे, किलोमीटर है ना, 6400 तो किलोमीटर हो गया, तो कितना बन जाएगा? 10⁻³ और ले लो, तो ये 2π, ये कितना बनेगा? 64 का स्क्वायर, 6 कितना बनेगा? 4 64 का तो क्या ही बनेगा? 8 8 8 64 8 8 8 हो गया, हाँ। और 10⁻² आ गई बाहर, है ना, 10⁻², तो 1600 π, ये आंसर है। क्या बनेगा बताओ इसका? 1600 π। तो ये ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड निकाला है। टाइम पीरियड क्या होगा कि ये बॉल ए से बी, एक एंड से दूसरे एंड गई होगी, और टाइम पीरियड कब कंप्लीट होता है? जब बी से दोबारा ए पर जाएगी। टाइम पीरियड ऑसिलेशन होता है ना, ए से बी फिर दोबारा बी से ए। तो जो भी ये टाइम पीरियड आएगा 600/π, इसको 2 से भी डिवाइड कर देना, तो रियल जो तुम्हारा टाइम आया है ए से बी जाने के लिए वो 800 π हो जाए, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 2π, ये जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का 2πr³/gm, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, याद कर सकते हो टाइम पीरियड का। क्लियर है बच्चों ये फॉर्मूला क्या किया है? और कुछ भी नहीं, तो ये फॉर्मूला याद रख लो टाइम पीरियड का, 2πr³/gm, ये हर कहीं यूज कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो ये।
अच्छा, एक चीज और, ऐसे में ना एक सवाल और आता है कि अगर मैं इस बॉल को यहाँ से ड्रॉप करूंगी एक पॉइंट से, तो कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो दूसरे पॉइंट पहुंच जाए, होती है ना, एक ऐसा सवाल भी आता है ना, वो भी शायद होगा इसमें। अच्छा, 18th क्वेश्चन करो जरा। देखो सिंपल सी बात है, कोई सैटेलाइट है, ये अर्थ हो गई, ये नॉर्थ साउथ वेस्ट, नहीं ईस्ट, और ये तुम्हारा वेस्ट हो गया। एक सैटेलाइट जो है अपनी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है भाई, उसकी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, बट इन द डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। डायरेक्शन क्या है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, इस तरीके से तुम्हारा जो है सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ईस्ट से वेस्ट। द टाइम इंटरवल बिटवीन इट्स सक्सेसिव पासिंग अबाउट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटर इज। तो पूछ रहा है कि जब वो इक्वेटर को दोबारा से पास करेगा तो उसका टाइम इंटरवल क्या रहेगा। तो सिंपल सी बात है, ये टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्योंकि इसका मोशन कैसा है, ईस्ट टू वेस्ट, इक्वेटर के अबाउट। देखो ये तुम्हारी अर्थ हो गई, इसके अबाउट ही तुम्हारा जो सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट ही। तो पूछ रहा है दोबारा से जब वो अपने पॉइंट पर इक्वेटर को क्रॉस करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा। अच्छा, एक चीज बताओगे, जब तुम्हारा सैटेलाइट घूमता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है। कोई भी सैटेलाइट जब रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी किसके अबाउट होती है। देखो इसका नाम क्या है, जियो स्टेशनरी। एक बार देखो, सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पर्सपेक्टिव से समझ लो। जियो स्टेशनरी क्यों बोल रहे हैं इसको, वाई दिस इज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बोलो क्यों इनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोला जाता है। स्टेशनरी मतलब ये अर्थ के रिस्पेक्ट में, ये ऑर्बिट, ये सैटेलाइट कैसे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ये कैसे हैं, रेस्ट पे हैं, है ना। अब ये तुम्हारी अर्थ और ये यही तुम्हारा कोई भी सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। अब ये स्टेशनरी कब होंगे भाई, यहाँ तो इनकी ओमेगा जो है वो क्या रहने वाली है, दोनों की सेम। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ ये सेम होते हैं, तभी तो ये जियो स्टेशनरी है। अर्थ के रिस्पेक्ट में ये अर्थ के साथ साथ घूमेगा, है ना, अर्थ के साथ साथ घूमता रहेगा, इसलिए इनका नाम जियो स्टेशनरी है। अब पूछ, तो इसका मतलब अब इनका टाइम पीरियड पूछा है कि मान लो वो दोबारा से इस पॉइंट को जब पास करेगा बिटवीन इट सक्सेसिव पासिंग, तो मतलब सक्सेसिव पासिंग समझ रहे हो क्या होता है। मान लो तुमने यहां से नोटिस कर रहे हो ये पॉइंट ए है, ये सैटेलाइट इट्स पॉइंट ए को जस्ट अभी क्रॉस करके गया है। अब मुझे बताओ जो दोबारा ये ए पॉइंट को क्रॉस करेगा तो कितना समय लेगा, ये मुझे बता दो। तो सिंपल सी बात है, पूछ क्या रहा है, टाइम इंटरवल।
तो टाइम इंटरवल देखो क्या होता है, 2 पाई/ओमेगा। अब बात आई कि ओमेगा क्या लें, ओमेगा सैटेलाइट का लें या अर्थ का लें, है तो चलो दोनों बराबर ही। पर अब दोनों का हम क्या लेंगे, रिलेटिव लेंगे, अर्थ सैटेलाइट का भी और अर्थ का भी। तो ओमेगा जो रिलेटिव बनेगा वो इन दोनों का एडिशनल बनेगा, यानी 2 पाई कितना, ओमेगा ऑफ अर्थ प्लस ओमेगा ऑफ सैटेलाइट। तो ये बन जाएगा 2 पाई/2 ओमेगा। अर्थ का ओमेगा पता है हमें कितना होता है, या अर्थ का टाइम पीरियड तो हमें पता है, बोलो। और तुम्हें कुछ भी नहीं करना होता ना, तुम्हें टाइम पीरियड पता होता है, जितने समय में अर्थ अपनी एक दूरी को कंप्लीट करेगी ना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी उतना ही टाइम इंटरवल पे घूमेगा। तो मुझे बताओ टाइम इंटरवल कितना होता है, 24 घंटे होते हैं ना। यस मैम। हाँ यस मैम। हाँ, तो बस इससे भी पता लगा सकते हैं, 2 पाई, इससे भी सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं कि मतलब जितने में हमारी अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है उतने में ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का रोटेशन कंप्लीट होगा, यानी 24 घंटे में। अब कौन सा क्वेश्चन करोगे, थ्योरी के क्वेश्चन थे सारे। हाँ चलो ये बता दो, क्वेश्चन नंबर 22, बोहर मॉडल आता होगा तो भी कर दोगे इसको तुम। 22वां सवाल। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव, हाँ या ना। यस मैम। टोटल एनर्जी भी नेगेटिव, राइट। यस मैम। क्योंकि बाउंडिंग है, याद रखना, टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है बाउंडिंग है। तो जब भी तुम्हें बाउंडिंग फोर्स दिखे तो समझ जाओ टोटल एनर्जी नेगेटिव ही रहने वाली है। अब बात आई काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, रिलेशन भी था ना इनके बीच में। तो अब बताओ, ए शोज द काइनेटिक एनर्जी। पहले तो यहां से देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, तो यानी बी इज द टोटल एनर्जी, सी इज द। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी और इनमें देखो ये इसका भी फर्क है, सी और बी, सी और बी। अब मुझे ये बताओ कि सबसे पोटेंशियल एनर्जी हो गई, एक हो गई टोटल एनर्जी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव हो ही नहीं सकती, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ए तो क्या हो जाएगा, ए तो हमें हमारी क्या काइनेटिक रहने वाली है। एनर्जी। हाँ, तो ए इज द काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचे, ए एंड बी आर द, ए एंड बी आर द ए इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इस द टोटल एनर्जी, सी एंड द काइनेटिक एनर्जी, मतलब बी को छोड़ के तुम्हारे पास ए सी डी तीन ऑप्शन है, हो गया। अब बात आती है पोटेंशियल और काइनेटिक की। पोटेंशियल और टोटल एनर्जी, इनमें से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, मतलब नेगेटिव में। देखो ये कराया है टोटल रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा हुआ। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का ज्यादा रहेगा, है ना। हमने सीखा था कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल जो हमारी टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये सीखा था। और क्या सीखा था, कि जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के आधा के। ये यस मैम। रिलेशन था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सुटेबल है, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब टोटल एनर्जी आधी है, पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बी क्या रहने वाली है। पोटेंशियल। हाँ, बी पोटेंशियल रहेगी, सी तो हमारी टोटल एनर्जी, और ए हमारी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक, बी पोटेंशियल, और सी टोटल। अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है,
डी ऑप्शन। B is the potential energy and C is the total energy. Yes, D option is correct. तो ये बोहर मॉडल में भी सेम डायग्राम पूछ लेते हैं, तो बोहर मॉडल के लिए भी ये तुम्हारा बिल्कुल एप्लीकेबल है। ये रिलेशन याद रख लो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के नेगेटिव होती है, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो तुम्हें इतना पता है काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होने वाली है और टोटल एनर्जी नेगेटिव, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, बस साइन का चेंज है। और दूसरा, पोटेंशियल एनर्जी बड़ी रहेगी और टोटल एनर्जी छोटी रहेगी, बस हो गया याद। ठीक है, सारे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन थे, करके ही नहीं देखे तुमने, फटाफट फटाफट होने थे। और कोई प्रॉब्लम बोलो, 2400 बताओ। कोई सैटेलाइट है जिसका मास 5m है, अर्थ पे ऑर्बिट कर रहा है, एट वन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट ये एक्सप्लोड हो जाता है, मास m और 4m में। मास m तो क्या करता है, पूरा ट्रेवल करता रहता है अपने सर्कुलर ऑर्बिट में ही, बट दूसरी डायरेक्शन में। 4m क्या करेगा, मोमेंटम कंजर्व करो। मोमेंटम कंजर्व करके तो वेलोसिटी निकाल लोगे, अब वेलोसिटी निकालने के बाद एनर्जी निकाल लो, क्योंकि अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव आती है तो मतलब दूसरा जो, या फिर जो दूसरा वाला मास है उसकी एनर्जी नेगेटिव आएगी, तो वो क्या किस में रहेगा, बाउंडिंग स्टेट में रहेगा। सॉल्व करना क्वेश्चन नंबर 24 एक बार, ठीक है, आराम से बैठ के। अच्छा सवाल है 24वां, अच्छा क्वेश्चन है। ट्वेंटी फाइव बताओ। कैसे करेंगे, एक सैटेलाइट है, घूम रहा है, if the angular velocity of the earth about its axis is double, the satellite can be moved in a geostationary orbit about earth if the distance from the center is। तो देखो इसने पूछा है ओमेगा अगर हमें सेम रखना है दोनों का, तो आर कितना बढ़ा दें, आसान सा ही है, ओमेगा सेम रखना है तुम्हें 25वें का। इफ दोनों, if the angular velocity of the earth about its axis double, satellite can now be in a geostationary orbit around the earth if the distance from the center is। तो कितना डिस्टेंस बढ़ाएं सेंटर से, ओमेगा सेम मतलब टाइम पीरियड सेम, अर्थ का भी और सैटेलाइट का भी, और टाइम पीरियड अभी निकाला है हमने 2 पाई √r³ ठीक है, वहां से एक बार सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा 25वां। सैटेलाइट के क्वेश्चन तो एक भी मत छोड़ के जाना, सैटेलाइट से ही सवाल आते हैं हर साल, सैटेलाइट का तो कुछ भी क्वेश्चन मत छोड़ के जाओ, ठीक है बच्चों। देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अगर कोई डाउट नहीं है तो अगली क्लास में हम लोग फ्लूइड्स स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है।
यस मैम। ठीक है। सैटेलाइट के क्वेश्चंस लगा लेना, सैटेलाइट से ही क्वेश्चंस आते हैं।